जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह सेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, और प्रैक्टिस के तौर पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको यह सेट कैसा लगा, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है हाल ही में 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को, यानी कि मेरी इब्रंग को, फ्रेड रामसेडल और सिमोनो सागाकुची, इन तीनों लोगों को 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है। बात क्या रही नोबेल पुरस्कार की, तो चलिए इससे जो भी एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल का प्रमुख आविष्कार डायनामाइट था। यह भी एग्जाम में पूछता है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। तो डायनामाइट का, या कि एक विस्फोटक पदार्थ है। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर माह में होती है और 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार जो दिया जाता है वह ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। अन्य सभी नोबेल पुरस्कार जो स्टॉकहोम, स्वीडन में प्रदान किया जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 से हुई थी। अर्थशास्त्र का पुरस्कार स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा शुरू किया गया था। नोबेल पुरस्कार जो है कुल 6 श्रेणियों में दिया जाता है। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रज पर्व। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रज पर्व उड़ीसा का प्रमुख पारंपरिक त्यौहार है। यह तीन दिनों तक मनाया जाता है और धरती माता यानी कि भूदेवी की उर्वरता तथा नृत्य का उत्सव है। इस समय भूमि की खुदाई या खेती नहीं की जाती क्योंकि इसे धरती का मासिक ऋतुकाल माना जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो बैसागु जो है असम की बोडो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। छठ की बात करें तो बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। सूर्य उपासना से संबंधित है। और मी डैम मी फी जो है या असम के अहोम समुदाय द्वारा अपने पूर्वजों की स्मृति में मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सोमशिला बांध भारत में किस नदी पर बनाया गया है। आपसे पूछा है कि सोमशिला बांध जो है भारत में किस नदी पर बनाया गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पेन्नार नदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोमशिला बांध आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लोर जिले में स्थित है। यह पेन्नार नदी पर निर्मित है। इस बांध का निर्माण बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जलपूर्ति के उद्देश्य में किया गया है। बाकी विकल्पों की बात करें तो कृष्णा नदी नागार्जुन सागर बांध बना है। ताप्ती नदी पर हाथगढ़ और उकाई बांध इसमें स्थित है। और साबरमती नदी जो है धारोई बांध स्थित है इस पे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया। आपसे पूछा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 56वां संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान 56वां संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इससे पहले गोवा, दमन और दीव एवं एक संघ राज्य क्षेत्र थे। इस संशोधन के अंतर्गत गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया, जबकि दमन और दीव एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। गोवा को राज्य का दर्जा जो मिला 30 मई 1987 को प्राप्त हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 1910 में यूएसए के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तारकनाथ दास और जीडी कुमार। 1910 में तारकनाथ दास और गुरुदत्त कुमार ने सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन को विदेश
देश से समर्थन देना, भारतीय छात्रों और प्रवासियों को राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित करना, या संगठन गदर आंदोलन की विचारधारा से भी जुड़ा था। बाकी विकल्पों की बात करें तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, यह भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी 1905 में। और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, उन्होंने मुकद्दापुर बम कांड में भाग लिया था, कोई संस्था नहीं बनाई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तेज औद्योगिकरण और भारी उद्योगों का विकास। इस दौरान विदेशी सहयोग से भारत में 3 प्रमुख एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। कौन सा? तो पहला था आपका भिलाई था। भिलाई किसके सहयोग से स्थापित हुआ? तो भिलाई जो है सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित हुआ था। उसके बाद स्थापित हुआ आपका राउरकेला या किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? तो यह जो स्थापित हुआ था वह जर्मनी यानी कि वेस्ट जर्मनी की सहायता से या जर्मनी की सहायता से यह स्थापित हुआ था। और तीसरा जो स्थापित हुआ था वह हुआ था आपका दुर्गापुर जो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूनाइटेड किंगडम की स्थापना से स्थापित हुआ था, यानी कि यूके के सहयोग से स्थापित हुआ था आपका दुर्गापुर। तो कौन कौन से? भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। भिलाई जो सोवियत संघ की सहायता से, राउरकेला पश्चिम जर्मनी की सहायता से और दुर्गापुर यूनाइटेड किंगडम की सहायता से। इन संयंत्रों ने भारत को स्वदेशी इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया। बाकी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो कार्य पीरियड था, इसका जो कार्य पीरियड था वह था 1956 से 1961 के बीच में था। और यह जो मॉडल था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य से है? आपसे पूछा है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1 से 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक शामिल है जो भारत की संघीय संरचना और राज्यों के निर्माण से संबंधित है। इसमें आपका अनुच्छेद 1 कहता है भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों की सीमाओं, नामों या क्षेत्रों में परिवर्तन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 4 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है जब अनुच्छेद 2 या 3 के अंतर्गत परिवर्तन किए जाते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें, ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 36 से 51 राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? आपसे पूछा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया। यह सम्मेलन गांधी इरविन समझौते जो कि हुआ था 1931 के बाद आयोजित हुआ था, जिसके तहत अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने की अनुमति दी। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? आपसे पूछा कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो औसत जनसंख्या घनत्व जो है आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिसमें बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1102 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है, जो देश में सबसे अधिक है। बिहार में भूमि क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या अधिक होने से घनत्व अत्यधिक है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 1000 स्तंभ मंदिर स्थित है जिसमें वास्तव में लगभग 1000 स्तंभ निर्मित है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 1000 स्तंभ मंदिर स्थित है जिसमें वास्तव में लगभग 1000 स्तंभ निर्मित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1000 स्तंभ मंदिर भारत के तेलंगाना राज्य के वारंगल जिले में स्थित है। यह मंदिर काकतीय वंश द्वारा 12वीं शताब्दी में यानी कि 1163 ईस्वी में राजा रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव, विष्णु और सूर्यदेव को समर्पित है। इसे त्रिकूट मंदिर भी कहा जाता है। इसकी वास्तुकला काकतीय शैली की उत्कृष्ट मिसाल है जिसमें सूक्ष्म नक्काशी, पालिश किए हुए स्तंभ और जटिल पत्थर शिल्प हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो महाराष्ट्र यहाँ अजंता, एलोरा जैसे गुफा प्रसिद्ध हैं। तमिलनाडु यहाँ द्रविड़ शैली के मंदिर जैसे बृहदीश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। केरल यहाँ पारंपरिक लकड़ी वास्तुकला के मंदिर है पर यह मंदिर यहाँ नहीं है। यह मंदिर आपका तेलंगाना। बाकी तेलंगाना की बात करें तो इस राज्य गठन जो हुआ था 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर यह भारत का राज्य बना था। इसकी राजधानी वर्तमान समय में हैदराबाद है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। राज्यसभा की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ये भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत विकल्प है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल हैं संसद के दोनों सदनों जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, परंतु राज्य की विधान परिषद के सदस्य चाहे निर्वाचित हो या नहीं नामित राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किससे परामर्श करना चाहिए। आपसे पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किससे परामर्श करना चाहिए। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इस नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है। प्रारंभ में राष्ट्रपति की नियुक्ति सख्त सलाहात्मक थी, परंतु कोलेजियम प्रणाली लागू होने के बाद अब न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम न्यायाधीशों की अनुशंसा पर होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नागरिकों के लिए सम्मान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 भारतीय संविधान के भाग 4 में आता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इसमें कहा गया है राज्य भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इसका अर्थ यह है कि देश में धर्म, जाति या परंपरा से अलग सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति जैसे मामलों में लागू हो। यह अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता और समानता के सिद्धांत को बल देता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो कृषि और पशुपालन व्यवस्थापन यह अनुच्छेद 48 में उल्लेखित है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना यह अनुच्छेद 43B में जोड़ा गया। 97 संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता यह अनुच्छेद 39A में उल्लेखित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, किसके प्रशासन के तहत ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। आपसे पूछा है कि किसके प्रशासन के तहत ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा या कुप्रथा थी जिसमें किसी पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को भी उसी चिता में जलाया जाता था। इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने का श्रेय राजा राममोहन राय को जाता है जिन्होंने इसके खिलाफ सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में एक कानून पारित करके सती प्रथा को अवैध और दंडनीय अपराध घोषित किया। यह कानून बंगाल सती रेगुलेशन 1829 कहलाया।
बाकी विकल्पों की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के प्रथम वायसराय बने, सती प्रथा से संबंधित नहीं। लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति अपनाई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा नागाओं का युद्ध नृत्य है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा नागाओं का युद्ध नृत्य है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रंगमा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रंगमा। नागालैंड का एक प्रसिद्ध जनजातीय युद्ध नृत्य है। यह नागा जनजातियों द्वारा पारंपरिक रूप से युद्ध की तैयारी, विजय उत्सव या पराक्रम प्रदर्शन के रूप में किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो थांगटा जो है या मणिपुर का, कहाँ का है तो यह जो है मणिपुर का पारंपरिक मार्शल आर्ट है। अलकप की बात करें तो यह आपका जो है पश्चिम बंगाल का एक लोक नाट्य रूप है। और दंड यात्रा जो है उड़ीसा का, या जो है उड़ीसा का दंड यात्रा जो है उड़ीसा का धार्मिक लोकनृत्य उत्सव है जो भगवान शिव और विष्णु से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रेड सल्ट आंदोलन, जिसे खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है, का नेतृत्व उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, ने खुदाई खिदमतगार यानी ईश्वर के सेवक नामक संगठन की स्थापना की। इस आंदोलन को उनके अनुयायियों की लाल वर्दी के कारण रेड सल्ट आंदोलन कहा गया। इसका उद्देश्य था अहिंसक तरीकों से ब्रिटिश शासन का विरोध करना, पश्तून समाज में शिक्षा और सामाजिक सुधार लाना। यह आंदोलन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत अब पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा के अत्यंत प्रभावी रहा। बाकी विकल्पों की बात करें तो मदन मोहन मालवीय, उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मौलाना अबुल कलाम आजाद वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मौर्य काल में रज्जुक किसे कहा जाता था। आपसे पूछा कि मौर्य काल में रज्जुक जो है किसे कहा जाता था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रांतीय अधिकारी को जो है रज्जुक कहा जाता था मौर्य काल के समय में। रज्जुक मौर्य प्रशासन में एक महत्वपूर्ण स्थानीय अधिकारी होता था। इसका कार्य भूमि सर्वेक्षण, कर निर्धारण और न्याय संबंधी कार्य करना था। रज्जुक शब्द संस्कृत के रज्जु यानी कि रस्सी या डोरी से बना है, जिसका प्रयोग भूमि नापने के लिए किया जाता था, इसलिए रज्जुक भूमि तापमापक अधिकारी कहलाए। अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेखों में इनका उल्लेख मिलता है। बाकी विकल्पों की बात करें, सेना या सैन्य संगठन है, शिल्पकार कारीगर या कलाकार वर्ग था, और सेना प्रशासन या कार्य सेनापति का होता था, ना कि रज्जुक का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गिनी गुणांक का उपयोग निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है। आपसे पूछा कि गिनी गुणांक का उपयोग निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आय असमानता। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गिनी गुणांक किसी देश या समाज में आय या संपत्ति के वितरण में असमानता को मापने का सांख्यिकीय सूचकांक है। इसका मान 0 से 1 के बीच होता है। जीरो आएगा तो पूर्ण समानता, 1 आया तो पूर्ण असमानता। इसे इतालवी सांख्यिकीविद कोरोडो गिनी ने 1912 में विकसित किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बानिहाल दर्रा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का एक महत्वपूर्ण दर्रा है। यह दर्रा कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र से जोड़ता है। बनिहाल दर्रे के नीचे से जवाहर सुरंग गुजरती है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 का हिस्सा है। इस दर्रे की औसत ऊंचाई लगभग 2832 मीटर है। बाकी विकल्पों की बात करें तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, भारत चीन सीमा पर। यह पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। जोजिला दर्रा या जोजिला पास कहलाता है और लद्दाख तथा कश्मीर घाटी को जोड़ता है, लेकिन यह जसंकर श्रेणी में स्थित है। जास्कर श्रेणी में स्थित है। सिपकीला दर्रा या हिमाचल प्रदेश में है और भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है, सतलुज नदी घाटी में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किसके बारे में है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किसके बारे में है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।
अनुच्छेद 51 भारतीय संविधान के भाग 4 में आता है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। यह अनुच्छेद भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्यायपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक शांति समर्थक राष्ट्र बनाना है। अनुच्छेद 51 के अगर महत्वपूर्ण बिंदु बताएं आपको, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान करना। बाकी विकल्पों की बात करें तो कृषि और पशुपालन को संगठित करने, यह अनुच्छेद 48 में वर्णित है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने, यह अनुच्छेद 50 से संबंधित है। समान नागरिक संहिता, यह अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है। तो ये रहे आपके टॉप जीके जीएस के प्रश्न, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे प्रश्न है ये पीवाईक्यू प्रश्न है, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग जवाब नहीं देते, प्लीज आप लोग जवाब दिया करिए, प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया करिए, और जो भी कुछ जानते हैं उस प्रश्न के बारे में वो भी लिखने का प्रयास किया करिए, इससे आपको याद होता रहेगा। आपसे पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है। आपसे पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है और किसका कम है, यह भी लिख दीजिएगा इसका राइट आंसर। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।